जय हिंद दोस्तों। आप सभी का फिर से एक नए क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 5th सेमेस्टर का MIC हो या MJC, जिसमें 6 MIC 6 है और उसमें हिस्ट्री लिए हुए हैं। तो इसका क्लास 2 होने वाला है। तो इसमें पढ़ेंगे यूरोप का इतिहास। यूरोप का इतिहास जो कि 1789 से 1919 ईस्वी तक। इसमें पढ़ेंगे नए राष्ट्रों का उदय कैसे हुआ, और ये बिहार के सभी विश्वविद्यालय के लिए है, जो कि इसमें बहुत ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे पहले कौन कौन सा पॉइंट बनता है। इसमें पहले है नए राष्ट्र का उदय। पहला पॉइंट, बिस्मार्क के अधीन जर्मनी का एकीकरण। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें इटली का एकीकरण कब और कहाँ कैसे हुआ था। इसके बाद इसमें कैमूर की भूमिका क्या थी, मैंजिनी और गौरीवाल्डी की भूमिका क्या थी, और साथ साथ में इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसको भी अभी हम क्लास में करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला है बिस्मार्क के अधीन जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुई थी और यूरोप के राजनीतिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसका मुख्य नायक परसा था। जिसका मुख्य नायक कौन था, तो परसा का चांसलर ओटो वन बिस्मार्क था। मुख्य नायक कौन थे, तो चांसलर ओटो वन बिस्मार्क। इसके बाद इसका पृष्ठभूमि देखते हैं। पृष्ठभूमि 19वीं सदी के मध्य में जर्मन भाषी क्षेत्र लगभग 39 छोटे बड़े राज्यों के लिए जर्मन महासंघ में बटे हुए थे। कितने छोटे बड़े राज्यों में बटे हुए थे, तो 39, जो कि 39 होता है, और 19वीं सदी के मध्य में। उसके बाद है दूसरा पॉइंट बिस्मार्क की नीति। तो बिस्मार्क ने एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। तो बिस्मार्क ने एकीकरण के लिए कौन सी नीति अपनाई, रक्त और लौह की नीति अपनाई। इसके बाद है जिसका अर्थ है कि जर्मनी का एकीकरण शांतिपूर्ण बातचीत से नहीं बल्कि युद्ध और सैन्य शक्ति से होगा। इसका मूल्य अर्थ था कि शांतिपूर्ण तरीके से नहीं बल्कि युद्ध के तरीके से किया जाएगा। इसके बाद है इसमें दूसरा पॉइंट एकीकरण के चरण। तो इसमें पहला है डेनमार्क से युद्ध 1864 में। स्लेस्विंग और हॉस्टेटिन के मुद्दे पर डेनमार्क को हराया। इसके बाद है दूसरा पॉइंट ऑस्ट्रिया से युद्ध 1866 में हुआ था। उसके बाद सैडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराया, जिससे जर्मन मामलों से ऑस्ट्रिया का प्रभाव खत्म हो गया। और तीसरा पॉइंट है इसमें फ्रांस से युद्ध 1870 और 1871 के बीच जो हुआ था। इसमें है सेडन के युद्ध में फ्रांस को निर्णायक रूप से हराया। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका परिणाम क्या क्या हुआ। तो इन युद्धों के बाद 1871 में वासराय के महल में परसा के राजा विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया, तो राजा विलियम प्रथम। और किसके महल में, तो वासराय के महल में। इसके बाद है इस प्रकार जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। जब राजा विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना तो इन्हीं सब के साथ वह जर्मनी का शक्तिशाली राष्ट्र राज्य बन गया। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट इटली का एकीकरण। कैमूर, मैंजिनी और गैरीवाल्डी की भूमिका। इटली का एकीकरण भी एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जो 1871 में पूरी हुई। उसके बाद है इसमें 3 प्रमुख हस्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला है जोसेफ मर्जेनी। इटली का एकीकरण करने में 3 प्रमुख हस्तियां हैं जो अपनी भूमिका निभाई है। पहला है जोसेफ मर्फी, दार्शनिक विचारक। ये दार्शनिक विचारक थे। भूमिका इसका, वह इटली के एकीकरण के लिए वैचारिक और नैतिक प्रेरणा स्रोत थे। ये इटली के लिए जो जोसेफ मर्फी जी थे, वह इटली के एकीकरण के लिए वैचारिक और नैतिक प्रेरणा स्रोत थे। इसके बाद इनका कार्य
जोसेफ मर्फी जी का कार्य क्या क्या था? उन्होंने 1830 के दशक में यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना की। तो जोसेफ मर्फी जी जो थे, ये इसने यंग इटली का कब स्थापना की? तो 1830 में। उसके बाद है जिसका उद्देश्य गुप्त साम्राज्यों के माध्यम से इतालवी गणराज्य की स्थापना करना था। इनका क्या था उद्देश्य? तो गुप्त साम्राज्यों में जो भी इतालवी गणराज्य की स्थापना करना था, वो था जोसेफ मर्फी जी का काम उद्देश्य। उन्होंने इटली के एकीकरण का पैगंबर भी कहा जाता है। उन्हें जो भी जोसेफ मर्फी जी थे, जो उसने उन्हें इटली के एकीकरण का पैगंबर भी कहा जाता था। इसमें दूसरा है काउंट कमोली डी कैवोर। ये राजनेता और कूटनीतिज्ञ थे। इनकी भूमिका क्या क्या थी? काउंट कैमेलो डी कुवेर की भूमिका, वह साइडेनिया पिडमोंट राज्य के प्रधानमंत्री थे। ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? साइडेनिया पिडमोंट राज्य के वे प्रधानमंत्री थे और एकीकरण के मुख्य वास्तुकार माने जाते हैं। इन्हें जो भी काउंट कमेली डी कुवेर जी थे, जो एकीकरण के मुख्य वास्तुकार माने जाते थे। और इनके कार्य चलिए पढ़ते हैं। उन्होंने कूटनीतिज्ञ और यथार्थवाद का सहारा लिया। उन्होंने फ्रांस के साथ संधि करके ऑस्ट्रिया को हराया। फ्रांस के साथ संधि किए, उसके बाद ऑस्ट्रिया को हराया और उत्तर और मध्य के राज्यों को सार्डिनिया पिरामिड में मिला लिया। उन्होंने इटली को एक राष्ट्र राज्य बनाने के लिए व्यवहारिक कदम उठाए। जो काउंट कमेली डी कुवेर जी जो थे, ये राष्ट्र राज्य बनाने के लिए व्यवहारिक कदम उठाए। उनके बाद तीसरा है जोसेफ गैरीवाल्डी, सैनिक क्रांतिकारी। ये जो जोसेफ गैरीवाल्डी जो जी थे, ये सैनिक क्रांतिकारी थे। इनकी भूमिका चलिए देखते हैं। वह एक समर्पित सैनिक और क्रांतिकारी थे जिन्होंने सैन्य शक्ति के माध्यम से एकीकरण में योगदान दिया। ये जो जोसेफ गैरीवाल्डी जी जो थे, वे सैन्य शक्ति के माध्यम से एकीकरण में योगदान दिया। इनका कार्य, उन्होंने अपने स्वयं सेवकों की सेना, जिन्हें लाल कुर्ती कहा जाता था, का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण इटली, सिसिली और नेपल्स पर कब्जा किया और बाद में इन क्षेत्रों को राजा विक्टर एमेनुएल टू को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? तो एमेनुएल टू को सौंप दिया, जिससे इटली का एकीकरण संभव हुआ। इसी कारण इटली का भी एकीकरण संभव हुआ। उसका बाद है इनका परिणाम। परिणाम है 1861 में विक्टर एमेनुएल टू को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया। तो एमेनुएल टू को कब राजा घोषित किया गया? तो 1861 में संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया। उसके बाद 1870 में रोम को भी इटली में मिला लिया गया और इस प्रकार इटली का एकीकरण हुआ। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जो भी इन सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम से रिलेटेड। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए विलियम प्रथम, ऑप्शन बी ऑटो वॉन बिस्मार्क, ऑप्शन सी मैजेनी, ऑप्शन डी हिटलर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑटो वॉन बिस्मार्क। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए समझौतावादी नीति, ऑप्शन बी रक्त और लौह की नीति, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक नीति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रक्त और लौह की नीति। इसका सही आंसर बी होगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे जरूर नोट कर लें। इसके बाद है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए परसा डेनमार्क युद्ध, ऑप्शन बी परसा ऑस्ट्रेलिया युद्ध, ऑप्शन डी सेडन का युद्ध, फ्रांस परसा युद्ध, ऑप्शन डी
क्रीमिया का युद्ध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेडान का युद्ध। सही आंसर सी होगा। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, 1871 में वायसराय में किस व्यक्ति को जर्मन सम्राट घोषित किया गया? ऑप्शन ए कैसर विलियम प्रथम, ऑप्शन बी विलियम द्वितीय, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी विक्टर एमेनुअल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैसर विलियम प्रथम। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए काउंट कैवोर, ऑप्शन बी जोसेफ मैजेनी, ऑप्शन सी गैरीवाल्डी, ऑप्शन डी विक्टर एमेनुअल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जोसेफ मैजेनी। इसके बाद है छठा क्वेश्चन, किसे इटली के किकरन की तलवार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मैंजेनी, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी जोसेफ गैरीवाल्डी, ऑप्शन डी नेपोलियन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जोसेफ गैरीवाल्डी। सी सही होगा। इसके बाद है सार्डिनिया पिरामिड का प्रधानमंत्री कौन था जिसने इटली के किकरन में कूटनीतिक भूमिका निभाई? ऑप्शन ए मैजेनी, ऑप्शन बी काउंट कैमेली डी कैवूर, ऑप्शन सी गैरीवाल्डी, ऑप्शन डी मुसोलिनी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा काउंट कैमेली डी कैवूर। इसके बाद है आठवां क्वेश्चन, गैरीवाल्डी के सशस्त्र स्वयंसेवकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए ब्लैक शर्ट्स, ऑप्शन बी रेड शर्ट्स लाल कुर्ती, ऑप्शन सी व्हाइट शर्ट्स। इनका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेड शर्ट्स, जिसे लाल कुर्ती भी कहा जाता है। इसके बाद नौवां क्वेश्चन, 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया? ऑप्शन ए विक्टर एमेनुअल टू, ऑप्शन बी लुई फिलिप, ऑप्शन सी चार्ल्स टेन, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। इसका सही आंसर होगा विक्टर एमेनुअल, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए 10वां नंबर देखते हैं, जो कि इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। जर्मन राज्यों को संगठित करने के लिए बिस्मार्क ने किस राज्य के नेतृत्व पर भरोसा किया? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी पर्सा, ऑप्शन सी बावेरिया, ऑप्शन डी सैक्सोनी।